अमेरिका के राष्ट्रपति से पूरी दुनिया खफा है। होना भी चाहिए। जिस आदमी ने अहंकार में चूर होकर अन्य देश के प्रतिनिधियों का अपमान किया है, जिस आदमी ने इंसानों की इज्जत से लेकर जान की कीमत नहीं समझी, जिसने नोबेल शांति पुरस्कार तक हथिया लिया, अब कहता है उसे ग्रीनलैंड भी चाहिए। किसी बच्चे की तरह वह जिद करता है, किसी सन की बादशाह की तरह आक्रमण। ऐसे व्यक्ति का प्रतिकार तो होना ही चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, द पावर ऑफ लेस पावरफुल बिगिंस विथ ऑनेस्टी। जिसके पास कम ताकत होती है उसकी ताकत ईमानदारी से शुरू होती है। उन्होंने कहा, यह परिवर्तन का समय नहीं है। उनके अनुसार पूरा का पूरा सिस्टम अब ध्वस्त हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। एक तरह से समझे तो यह विश्व संसद है। हर देश के प्रतिनिधि वैश्विक समस्या जैसे मानवाधिकार से लेकर जलवायु परिवर्तन तक यहाँ चर्चा करते हैं। आज लगभग 80 साल की हो गई है यह संस्था। लगता है अब इसकी उम्र हो गई। अब अपने ही देश को देख लीजिए। 1950 में संविधान लागू हुआ था। हाल ही में हमने अमृत महोत्सव भी मनाया। सपना था कि न्याय का राज स्थापित होगा, और हो क्या रहा है। कल पटना से खबर आई है कि कैसे एक बेटी को हवस के भेड़ियों ने नोच डाला। हर दिन 80 से 100 चीरहरण हो रहे हैं। लगता है महाभारत शुरू होने वाली है। दिल थाम कर बैठिए, किसी भी दिन युद्ध का शंखनाद सुनने को मिल सकता है। क्या आपने सुना? शंकराचार्य ने शंखनाद करते हुए प्रयागराज से हमारे प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से की है। जो लोग पंथ की राजनीति में इतने तल्लीन थे कि कपड़ों से ही पहचानने की बातें करते थे, जो नफरत इतनी थी कि इलाहाबाद का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे, हिंदू हो या मुस्लिम या हो कोई भी धर्म, जिसका नाम हो वह पंथ बन जाता है। हमारे सनातन दर्शन में तो धर्म की परिभाषा जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। धारण हम सिर्फ कपड़े नहीं करते, आचरण, व्यवहार, भावनाएं, विचार और सपनों को भी हम ही धारण करते हैं। जब धर्म गुरुओं को भी हड़ताल करने की नौबत आ जाए, तब हमें इस भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए कि मंदिर के वहीं बन जाने से कोई चमत्कार हो जाएगा। यहाँ तो नए संसद को भी हमने चूते देखा है। न्याय का राज स्थापित हो सके, इसके लिए मेरी समझ से पहले हमें न्याय की परिभाषा को समझना पड़ेगा। सही और गलत के बीच सही का चुनाव न्याय है। हिंसा और अहिंसा के बीच अहिंसा का चुनाव न्याय है। जीवन और मृत्यु के बीच जीवन का चुनाव न्याय है। नीति शास्त्र हमें बताता है कि कल्पनाओं पर नैतिकता का कोई नियम लागू नहीं होता। सपनों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कला और साहित्य को नैतिकता के पैमाने से बाहर रखा गया। कोई जब दुर्गा की मूर्ति बनाता है तो उसे महिषासुर को भी बनाना ही पड़ता है। जब कोई अच्छा लिखता है तो उसे बुरा भी लिखना ही पड़ता है। नियम कानून विचारों की अभिव्यक्ति से शुरू और व्यक्ति के व्यवहार पर समाप्त हो जाते हैं। समाज नियम कानून क्यों बनाता है? ताकि एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जहां संवाद से समझ और समझ से सामंजस्य की स्थापना हो। हम सब मिलजुल कर हंसी खुशी रह सके। आज दुनिया इतने नियम बना चुकी है कि अपने ही बनाए तंत्र में उलझ गई है। ऐसा लगता है हमारे प्रतिनिधि और प्रशासन ऊब चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। इसी उलझन में शायद हम सभी उदास हैं। कुछ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ उत्पात मचा रहे हैं। स्कूल से लेकर अस्पताल, पुलिस थाने से लेकर न्यायालय में हम भारत के लोग अपनी संप्रभुता खोते जा रहे हैं। हर कहीं हमें घुसपैठिया बताया जा रहा है। चलते चलते हर पहिया पुराना हो जाता है। एक दो पंक्चर पर तो स्टेपनी लग जाती है, पर 5-10 के बाद पहिया ही बदलना पड़ता है। हमारे संवैधानिक पहिए के साथ भी
कुछ ऐसा ही हो गया है। संविधान ने विधायिका को नियम बनाने, कार्यपालिका को लागू करने और न्यायपालिका को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी थी। संविधान लागू होने के 75 साल बाद इतने नियम कानून बन चुके हैं कि कौन सा नियम कहाँ लागू होगा, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। तभी तो बलात्कारी बेल पर हैं और क्रांतिकारी जेल में। तो क्या किया जाए? मेरे पास एक सुझाव है। आजादी के बाद हमारे पास ऐसी कई चुनौतियां थी, जिसके कारण उस समय हमने केंद्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया। क्योंकि नए बने राज्यों के पास ना इतनी क्षमता थी, ना ही इतना राजस्व। पर तब भी सपना ग्राम स्वराज का था। इसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायत और वार्ड का गठन किया गया। ये वो दौर था जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की तैयारी अपने चरम पर थी, जिस कारण केंद्र को आर्थिक शक्ति अपने पास रखनी पड़ी। परमाणु शक्ति बनना भी जरूरी था, वरना आज हम लाल आंख दिखाने के जुमले कैसे उछाल पाते। अफसोस, जब विपदा आई है, हम आंख चुराए फिर रहे हैं। ऐसी हालत क्यों आई? जब दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर रही थी, तब सूचना क्रांति घर घर पहुंचने लगी थी। भारत ने इस क्षेत्र में लगभग 2 दशक तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2010 से 20 तक भारत में विदेशी निवेश भी अच्छा हो रहा था। मेरी समझ से यही हमें 2-4 बार हुए लोकतंत्र के पंक्चर पहिए को बदल लेना था। निजीकरण का पहिया पुराना हो चुका था। हमें पंचायत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति सौंप देनी चाहिए थी। केंद्र में बैठे कुछ 500,000 लोग इंदौर का बजट नहीं बना सकते। अगर बना पाते तो लोग पानी पीकर क्यों मर रहे होते? इंदौर को अपना बजट बनाने का मौका मिलना चाहिए। उनके पास वहां के निवासियों की आय से मिलाकर सीधा पहुंचना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास पूंजी कितनी है और जनहित में उसे खर्च कैसे किया जा सकता है। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी अब पुरानी हो चुकी है। मैं रेनफॉल मॉडल की प्रस्तावना आपके सामने रखता हूँ। पब्लिक पालिका के मैनिफेस्टो में आप इसे पढ़ सकते हैं। लिंक आपको विवरण में मिल जाएगा। आइए मिलकर स्वराज का एक नया सपना देखते हैं।